Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो अगेन क्या रहने वाला है, एमसीक्यू सेशन रहेगा। किसके ऊपर? अभी जो एम्स का एमएससी नर्सिंग का जो पेपर हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। उसके अंदर एम्स ने जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनाए हैं और उन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के उसने जो टॉपिक्स में से वो एमसीक्यूज बनाए हैं, अपन क्या करेंगे, उन टॉपिक्स का अपन शॉर्ट में रिव्यू करेंगे कि कहाँ से एमसीक्यू बना था और कहाँ से एमसीक्यू और आगे बन सकता है, ठीक है। तो अराउंड 10 to 15 टॉपिक्स होने वाले हैं इस अपने एमसीक्यू सेशन के अंदर, ठीक है। तो अपने क्या रहेंगे, वो उन्हीं टॉपिक्स को हम यहाँ पे सोल्व करवाएंगे, ठीक है। और बाकी मैंने भी जैसे मेरी प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी मैंने क्या करवाया, टॉपिक डिस्कशन आपको ज़्यादा करवाया था पहले की क्लासेस के अंदर। आपने देखा होगा लास्ट मंथ की क्लासेस जो रही थी अपनी उसके अंदर, या फिर एम्स नोट सेट की जो क्लास ली थी हमने इस जो मई के अंदर, ठीक है। उसके अंदर अपना टॉपिक डिस्कशन भी रहा था। उसके बाद में मैंने जो है इमेज बेस आपको सोल्व करवाए थे, तो वो क्लासेस भी आप देख सकते हो, ठीक है। अभी जैसे टाइम कम बचा हुआ है तो अभी जैसे कंप्लीट क्लास तो आप नहीं देख पाओगे, बट एक तरीके से लाइक फास्ट फॉरवर्ड करके 2x की स्पीड से भी एक बार आप क्या कि रिवीजन लगा सकते हो मेरी क्लासेस का, ठीक है। एकदम मैंने वहाँ पे इजी वे में, बिना कॉम्प्लिकेट किए, बिना डीप में जाए, एकदम सुपरफिशियली मैंने आपको एमसीक्यू कहाँ से पूछते हैं, किस प्रकार का एमसीक्यू आता है, तो वो सब मैंने आपको सोल्व करवाया है। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। तो आज का जो अपना फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, प्लेसेंटा सेपरेशन साइन, ठीक है। एग्जाम के अंदर एमसीक्यू आया था, प्लेसेंटा सेपरेशन के क्या साइन होते हैं, इसके बारे में आपसे एमसीक्यू पूछा गया था। तो देखिए, प्लेसेंटा का सेपरेशन सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेज के अंदर होता है। तो प्लेसेंटा सेपरेशन की अगर आपसे पूछ ले कि भाई स्टेज कौन सी होती है लेबर के अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या रहती है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा का एक्सपल्शन यहाँ पे होता है। प्लेसेंटा का एक्सप्रेशन और साथ में उसकी जो मेम्ब्रेन्स वहाँ पे अटैच में रहती है यूट्रस के साथ में, उसका किसमें होता है, थर्ड स्टेज के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या क्या बनेगा, इस स्टेज का क्या होता है, ड्यूरेशन आपको पूछते हैं एग्जाम के अंदर। इसका ड्यूरेशन पूछा जाता है तो कितना रहता है, 30 मिनट्स इन बोथ प्रीमीपेरा एंड मल्टीपेरा, ठीक है। 30 मिनट्स का यहाँ पे क्या रहता है, टाइम ड्यूरेशन रहता है, चाहे वो प्रीमीपेरा हो चाहे वो मल्टीपेरा हो। अब देखिए, प्लेसेंटा सेपरेशन के सबसे पहले अगर आपको एमसीक्यू पूछेंगे तो वो क्या पूछेंगे, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म से एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है। ईएसआईसी के अंदर ये एमसीक्यू पूछा हुआ है और एम्स के अंदर भी ये एमसीक्यू बार बार बनता है कि प्लेसेंटा सेपरेशन का मैकेनिज्म क्या है। तो देखिए, दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं प्लेसेंटा सेपरेशन के। फर्स्ट वन मैकेनिज्म कौन सी होती है, सल्स मैकेनिज्म। फर्स्ट वन मैकेनिज्म कौन सी होती है, सल्स मैकेनिज्म। इसके बाद में सेकंड वन मैकेनिज्म है, वो क्या है, मैथ्यू डंकन मैकेनिज्म, ठीक है। इन दोनों मैकेनिज्म के साथ में आप क्या कर सकते हो, प्लेसेंटा का सेपरेशन अपन करवा सकते हैं। तो देखिए, अब सल्स मैकेनिज्म से क्या एमसीक्यू पूछेगा, अगर पूछेगा तो किस सेंट्रल पोर्शन से प्लेसेंटा का डिटैचमेंट हो रहा है, इसे हम क्या मैकेनिज्म कहेंगे, तो सल्स मेथड। तो कहां से होगा, सेंट्रली प्लेसेंटा सेपरेट फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले अगर प्लेसेंटा का सेपरेशन हो रहा है और प्लेसेंटा सबसे पहले कहाँ से सेपरेट हो रही है, सेंट्रल से। लाइक ये हमारा यूट्रस है, यूट्रस के ऊपर प्लेसेंटा अडेयर हो रखी है, चिपकी हुई है। तो जब हम इस मेथड से प्लेसेंटा को अपन बाहर खींचते हैं तो प्लेसेंटा जो है वो क्या रहती है, सेंट्रली से वो क्या रहती है, डिटेच हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, सल्ट्स मेथड। इसके बाद में जो सेकंड नंबर मेथड है उसको हम क्या कहते हैं, मैथ्यू डंकन। इसके अंदर क्या रहता है, एम से मैथ्यू, एम से आप क्या समझ सकते हो, मार्जिन, ठीक है। जो प्लेसेंटा का जो मार्जिन का लेवल है वहां से वो सेपरेट हो रही है फर्स्ट। इस मेथड को हमने क्या कहा, मैथ्यू डंकन। तो देखिए, ये दोनों तो क्या हो गए इसके मैकेनिज्म्स। मैकेनिज्म्स के बात किया, देखो मैंने इनकी मैकेनिज्म्स की आपको मैंने अच्छे से इमेज भी बताई है और अच्छे से मैंने आपको उनको वहाँ पे डिस्कस किया था। बट जैसे एमएससी के अंदर ये टॉपिक पूछा गया था तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक में से आपको और एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। मेथड्स की मैं बात करूँ तो मेथड्स के अंदर आप क्या देख सकते हो, एक होता है ब्रांड एंड्रयूज मेथड, ओके। सेकेंड वन कौन सा होता है इसके अंदर, क्रेड्स मैन्यूअर, ठीक है। क्रेड्स मैन्यूअर के द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, प्लेसेंटा को सेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ब्रांड्स एंड्रयूज मेथड के अंदर क्या रहता है, ये अपना क्या है, सिंपासिस प्यूबियस वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या है, वेजाइना है, ठीक है।
तो इसके अंदर क्या रहता है, एक एग्जामिनर का एक हैंड किससे फोर्स लगाएगा, किस पे, सिंपसिस प्यूबिस के अपर पोर्शन वाले रीजन के अंदर, और यहाँ से एग्जामिनर क्या करेगा, प्लेसेंटा को बाहर की तरफ खींचेगा। ठीक है, तो ये इसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा सेपरेशन का यहाँ पे मेथड होता है। कौन सा मेथड, ब्रांड एंड्रू मेथड। नेक्स्ट मैकेनिज्म की बात करें तो क्या होती है, सर्ल्स मैकेनिज्म या फिर मैथ्यू डेंकन मैकेनिज्म। आपको वहाँ पे पूछेगा, वहाँ पे आपको एग्जामिनर कि अगर सेंट्रली हो रहा है तो क्या हो रहा है, मार्जिनल हो रहा है तो क्या हो रहा है। अब बात करते हैं अपन क्या, प्लेसेंटा सेपरेशन साइंस। तो अब देखिए प्लेसेंटा सेपरेशन के साइन बहुत से एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो देखिए मेनली अपन यहाँ पे साइंस को डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। तो फर्स्ट वन साइन आएगा तो वो क्या आता है, यूट्रस बिकम्स ग्लोब्यूलर शेप। ऐसा नहीं है कि मतलब अर्लीस्ट साइन आएगा, ठीक है, तीनों ही साइन आते हैं, बट ये तीनों चीज़ें देखने को मिलती है सेपरेशन में। तो इसके अंदर फर्स्ट क्या है, यूट्रस के जो शेप है वो कैसा हो जाएगा, ग्लोब्यूलर हो जाएगा। इसके बाद में लेंथनिंग ऑफ अम्बिलिकल कोड, अम्बिलिकल कोड की लेंथ आपको बड़ी हुई देखने को मिलेगी। और क्या रहेगा साथ में, गस ऑफ ब्लड। एक साथ में जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ब्लड देखने को मिलता है। अब देखिए, और इससे हमसे आगे हमसे क्या बन सकता है आपसे, कि जब प्लेसेंटा का सेपरेशन हो गया है तो अभी क्या करना चाहिए। तो अभी क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं 0.5 mg मेथार्जिन और 5 यूनिट ऑक्सीटोसिन। कैसा देंगे अपन, IM देते हैं। इससे क्या होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से जो पोस्टपार्टम हेमरेज है वो यहाँ पे लीड नहीं होगा, या फिर उसकी जो ब्लीडिंग की अमाउंट है वो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक लाइन बताई है कि मेथार्जिन का अपन यहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं, बट एक यहाँ पे और इम्पोर्टेंट MCQ बनता है कि मेथार्जिन इंजेक्शन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन हाइपरटेंसिव पेशेंट। ठीक है, एम्स के अंदर भी एमसीक्यू पूछा गया है, PGI के अंदर 2018 का पेपर हुआ था, उसके अंदर भी पूछा गया था हाइपरटेंशन की कंडीशन के अंदर कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है, या फिर मेथार्जिन जो है वो अपन पोस्ट प्लेसेंटल ट्रांसफ्यूजन के अंदर अपन लगाते हैं, बट कौन से पेशेंट में नहीं लगाना। तो हाइपरटेंसिव पेशेंट वाले कंडीशंस के अंदर अपन मेथार्जिन का इंजेक्शन जो है अपन नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट आपसे एग्जामिनर एमसीक्यू पूछ सकता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कब करवानी है। तो अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो एज सून एज पॉसिबल, या फिर विद इन 30 मिनट्स के अंदर शुरू करा दो। और अगर सिजेरियन सेक्शन है तो यहाँ पे क्या 2 to 4 आवर्स के अंदर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग अपन को शुरू करवा देनी चाहिए। विटामिन के का जो है वो वैक्सीन वगैरह वो लगानी चाहिए, ताकि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स नहीं हो, क्लोटिंग फैक्टर्स का यहाँ पे डेवलपमेंट हो। बाकी बहुत सारी बातें सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, ये केवल जस्ट रिविजन है, क्योंकि MSc के अंदर इन टॉपिक में से MCQ बना है। तो नेक्स्ट देखिए MCQ बना था किससे, CKD की स्टेज से। CKD से आप क्या समझते हो, क्रोनिक किडनी डिजीज। ठीक है, क्रोनिक किडनी डिजीज की स्टेज से आपको क्या पूछ लिया गया था, MSc के अंदर MCQ पूछ लिया गया था। ये टॉपिक भी मेरा आपको पढ़ाया हुआ है, बट फिर से एक बार रिवीजन करते हैं शॉर्ट में कि कहाँ से MCQ बना था। स्टेज के बारे में मैंने अच्छे से बताया था क्या होता है। तो देखिए क्रोनिक किडनी डिजीज क्या होता है, सबसे पहले तो इसके बारे में देख लिए। क्रोनिक का मतलब क्या हो रहा है कि लंबे टाइम से जो है वो प्रॉब्लम अराइज हो रही है। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, स्लोली प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन, और या फिर इरिवर्सिबल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। इसे हम क्या कह सकते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज। जब इस प्रकार की कंडीशन होगी तो अपने क्या देखने को मिलेगा, यूरेमिया। ठीक है, यूरिक एसिड का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर क्या रहेगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, या फिर यूरिया का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर क्या देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर ये भी आपको डेफिनेशन नहीं पूछे तो ये डेफिनेशन पूछते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, दोनों दोनों डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, बट ज्यादा ऑथेंटिक कौन सी है, नीचे वाली। तो इसके अंदर आप क्या समझोगे, क्रोमेरुलर से फिल्ट्रेशन रेट जो है वो लेस देन 60 या फिर इक्वल ml पर मिनट, कितने ड्यूरेशन तक, 4
मोर देन 3 मंथ या फिर एट 3 मंथ। ठीक है, 3 मंथ के ड्यूरेशन तक जो जीएफआर की जो रेट है वो लेस देन 60 ml/मिनट रह रही है, कम कितने टाइम तक, 3 मंथ तक। इसे हम क्या कर सकते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज यहाँ पे जो है वो पेशेंट को होना शुरू हो गया है। तो इसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से भी एमसीक्यू बनता है, क्या आता है, हाइपरवोलेमिया। अब हाइपरवोलेमिया क्यों होता है, एक तो क्या होता है सोडियम का रिटेंशन, प्लस वाटर का भी क्या रहता है यहाँ पे बॉडी के अंदर रिटेंशन देखने को मिलता है, क्योंकि किडनी जो है वो अफेक्ट हो चुकी है, प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन नहीं कर रही है। ठीक है, अब इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या करते हैं, क्योंकि ये देखो प्रोग्रेसिव है और साथ साथ में ये इरिवर्सिबल भी है, तो इसका ट्रीटमेंट की अपन बात करें तो क्या करना पड़ेगा हमें, डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट। तो दो प्रकार के यहाँ पे क्या हो सकते हैं, ट्रीटमेंट हो सकता है। अब अपन आते हैं मेन अपने एमसीक्यू के आंसर पे, क्या पूछा गया था क्रोनिक किडनी डिजीज की स्टेज के बारे में। तो देखिए, क्रोनिक किडनी डिजीज की स्टेज को समझने से पहले आपको क्या समझना है, नॉर्मल किडनी का फंक्शन होता है वो क्या रहता है। तो नॉर्मल किडनी के फंक्शन में जो किडनी की ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रहती है वो कितनी रहती है नॉर्मली, मोर देन या फिर इक्वल टू 90 ml/मिनट, क्या रहती है अपनी नॉर्मल जीएफआर। तो देखिए, किडनी डैमेज की अगर स्टेज की अपन बात करें तो टोटल कितनी स्टेज आपके अंदर अपन डिफाइन करेंगे, 5 स्टेज के अंदर। तो फर्स्ट स्टेज की अगर मैं बात करूं तो क्या रहता है, किडनी डैमेज प्लस नॉर्मल क्या रहती है उसकी जीएफआर। नॉर्मल जीएफआर कितनी होती है, 90 ml/मिनट तक। ठीक है, किडनी डैमेज होना शुरू हो गई है मगर उसकी जीएफआर जो है वो क्या है, एकदम नॉर्मल कंडीशन में है। स्टेज 2 की हम बात करें तो इसके अंदर क्या आता है, किडनी डैमेज प्लस माइल्ड जीएफआर। ठीक है, जीएफआर भी है वो क्या डैमेज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट किस प्रकार से, माइल्ड जीएफआर डिक्रीज हो रहा है। तो आप क्या समझ सकते हो माइल्ड जीएफआर से, कि जीएफआर की रेट क्या हो गई है, 89 ml/मिनट से 60 ml/मिनट तक जीएफआर जो है वो डिक्रीज हो चुका है। इसके बाद में स्टेज 3 के बारे में पूछा जाता है। स्टेज 3 के अंदर जो है वो दो स्टेज आती है, स्टेज थर्ड ए और स्टेज थर्ड बी। तो देखिए, थर्ड ए के अंदर जो जीएफआर रहती है वो क्या रहता है, माइल्ड टू मॉडरेट जीएफआर। अब इस यहाँ पे जीएफआर कितनी आती है, 59 to 45 ml/मिनट। नॉर्मल कितनी होती है, 90 ml/मिनट से ज्यादा ज्यादा रहनी चाहिए नॉर्मल जीएफआर वो कहलाती है। ठीक है, अब देखिए स्टेज थर्ड बी के अंदर क्या रहता है, मॉडरेट सीवियर जीएफआर। अब यहाँ पे जीएफआर कितनी आ जाती है पेशेंट की, 35 to 30 ml/मिनट। इसके बाद में जो फोर्थ स्टेज है इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सीवियर जीएफआर। अब फोर्थ स्टेज में क्या बोलते हैं अपन, सीवियर जीएफआर। तो यहाँ पे कितना हो गया, 30 to 15 ml/मिनट। अब इसके बाद में देखिए फिफ्थ स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, किडनी फेलियर। फिफ्थ स्टेज को हमने क्या कहा, किडनी फेलियर। अब यहाँ पे जो जीएफआर कितनी रहती है, लेस देन 15 ml/h, तो क्या चल जाती है, जीएफआर चल जाती है। इसको हमने क्या कह दिया, यहाँ पे आपकी जो है वो क्या हो गई है, किडनी फेल हो गई है। ये एमसीक्यू एग्जाम के अंदर बना हुआ है। अब देखिए एक टर्म होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, ESKD। ठीक है, ESKD या फिर ESRD, एंड स्टेज रीनल डिजीज या फिर एंड स्टेज किडनी डिजीज। यहाँ से देखो डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है कि एंड स्टेज रीनल डिजीज आप कब बोलोगे, जब पेशेंट की जीएफआर है वो कितनी चली जाएगी, लेस देन 15 ml/h की जीएफआर चली जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, एंड स्टेज किडनी डिजीज। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत बार एमसीक्यू पूछा गया है। ठीक है, एम्स 2017 के अंदर तो डिट्टो एमसीक्यू पूछ लिया था आपको कि ईएसआर या ईएसआरडी कब बोलेंगे आप लोग। ठीक है, तो इसे हमने क्या कह दिया, एंड स्टेज किडनी डिजीज। अब देखिए क्या क्या साइन सिम्टम आते हैं, यहाँ से भी एमसीक्यू बनता है। तो देखिए साइन सिम्टम में सबसे पहले कौन सा, देखो साइन सिम्टम मल्टी फंक्शनल बॉडी डिस्टर्बेंस करता है अपनी किडनी फेलियर, तो मल्टीपल सिस्टम्स के अकॉर्डिंग अपने साइन आएंगे। सबसे पहले अपन साइन की बात करते हैं तो कौन से सिस्टम के अंदर, न्यूरोलॉजिक साइन। तो देखिए न्यूरोलॉजी से क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, केवल इंपॉर्टेंट रहेंगे उन्हीं की हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले न्यूरोलॉजी में साइन क्यों आएगा, सबसे पहले तो ये एमसीक्यू बनेगा क्यों आता है, बिकॉज
यूरेमिक कलेक्शन इनटू ब्लड। सबसे पहले क्या हो गया, ब्लड के अंदर क्या हो गया, यूरेमिक कलेक्शन मतलब यूरेमिया मैंने आपको बताया था। अब इस ब्लड के अंदर यूरेमिया अमोनिया की वजह से क्या हो रहा है, इसने क्या क्रॉस कर दिया, ब्लड ब्रेन बैरियर को। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर दिया और आगे जाके इसने किसको अफेक्ट किया, ब्रेन को, और ब्रेन की फिजियोलॉजी को इसने अफेक्ट कर दिया, ब्रेन के फंक्शनिंग वाले पार्ट को इसने अफेक्ट कर दिया। तो क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे, तो देखिए सबसे पहले साइन सिम्टम की बात करूं तो क्या आता है, एस्टेरेक्सिस। एस्टेरेक्सिस से आपका एमसीक्यू बना हुआ है कि एस्टेरेक्सिस किसे कहते हैं। तो देखिए एस्टेरेक्सिस को हम क्या कहते हैं, फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर्स। अब फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर्स हो क्यों रहा है, यहां से भी एमसीक्यू बना हुआ है, ड्यू टू हिपेटिक एनसेफेलोपैथी। ठीक है, जब हिपेटिक एनसेफेलोपैथी क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर ने क्रॉस कर दिया, अमोनिया ने क्रॉस कर दिया ब्लड ब्रेन बैरियर को, तो ब्रेन के अंदर भी क्या रहेगा, यूरिया अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो रहे हैं, फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर्स हो रहे हैं, हाथों में क्या हो रहे हैं, उसके ट्रेमर्स आने शुरू हो गए। इसे हमने क्या कहा, एस्टेरेक्सिस। एमसीक्यू पूछा हुआ है डीएसएसबी 2019 में, एम्स 2020 के अंदर। ठीक है, सेकंड नोट सेट के अंदर, यहाँ पे सेकंड पारी के अंदर नोट सेट हुआ था, उसके अंदर ये एमसीक्यू पूछा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे और क्या सिम्टम आता है, तो वो आता है अटेक्सिया। अटेक्सिया का मतलब क्या होता है, अल्ट्रेशन इन गेट। ठीक है, अपने बॉडी के खड़े रहने के, चलने की, आगे इन सब जैसी ऐसी प्रॉब्लम्स के अंदर क्या होता है, दिक्कत आना, क्या कहलाता है, एटेक्सिया। ठीक है, जर्की मूवमेंट्स वगैरह, सीचर वगैरह, सैलरी स्पीच वगैरह, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। बट मेनली एमसीक्यू कहाँ से बना था, एस्टेरेक्सिस के अंदर, कि एस्टेरेक्सिस क्या होता है। सेकंड फंक्शन को अपन लेते हैं तो इसको हम क्या लेते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या फिर सीवीएस। तो अब देखिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर सबसे पहले क्या होता है, कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी क्यों हो गई, ड्यू टू इंक्रीज प्रीलोड एंड आफ्टर लोड। ठीक है, किडनी फेलियर होने की वजह से क्या बढ़ गया, हाइपरवोलेमिया हो गया। हाइपरवोलेमिया होने की वजह से क्या हो गया, हार्ट को जो है वो ज्यादा तरीके से प्रॉब्लम्स आने लगी। एक दो प्रॉब्लम्स का क्या नाम है, एक तो प्री लोड बढ़ गया, दूसरा आफ्टर लोड भी हार्ट के ऊपर बढ़ गया, जिसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी होगी। दूसरा क्या हो गया, हाइपरटेंशन होने लग गया। सेकंड पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी हो गया। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो किसकी वजह से आने लगे, रीनल फेलियर की वजह से। इसके बाद में थर्ड सिस्टम को हम काम में लेते हैं, तो वो कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, देखो यहाँ से इंपोर्टेंट एमसीक्यू बनेगा, तो वो क्या है, क्रैकल्स के साउंड। किडनी फेलियर के अंदर किस प्रकार के लंग साउंड आते हैं, अगर लंग्स में पानी इकट्ठा हो जाएगा तो किस प्रकार का साउंड आएगा, तो क्रैकल्स साउंड, ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन लंग्स। ठीक है, लंग्स के अंदर फ्लूइड के एक्यूमुलेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे पल्मोनरी एडिमा। अब पल्मोनरी एडिमा क्यों हुआ, क्योंकि हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन आगे जाके क्या, हाइपरवोलेमिया भी कंडीशन वगैरह होती है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, लंग्स के अंदर भी क्या रहता है, पल्मोनरी एडिमा, लंग्स भी क्या रहता है, एडेमेंटस होते हैं। और फ्लूइड के मूवमेंट की वजह से किस प्रकार का साउंड आता है, क्रेकल्स साउंड, ये ध्यान में रखना। और दूसरा अस्थमा के अंदर कौन सा साउंड आता है, तो वीज साउंड। दोनों प्रकार के साउंड इंपॉर्टेंट है, और एक बार आप साउंड्स को जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, लंग साउंड को जरूर पढ़ के जाना, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, लंग साउंड को जरूर पढ़ के जाना, एग्जाम में पूछते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कुसुमल रेस्पिरेशन। कुसुमल रेस्पिरेशन के बारे में आपने देखो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर भी पढ़ा होगा, और यहाँ पे भी होता है। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, डीप एंड लेबर्ड रेस्पिरेशन पैटर्न। ठीक है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या था, कुसुमल ब्रीथिंग। ठीक है, वहां पे जो कीटोन बॉडीज की जैसे ब्रीथिंग आपको स्मेल आएगी पेशेंट की ब्रीथिंग के अंदर, और ये क्या है, कुसुमल रेस्पिरेशन। मतलब पेशेंट जो वो क्या करेगा, डीप लंबी लंबी सांसें लेगा और स्ट्रगल करेगा सांस लेने के अंदर। क्यों 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 करेगा, क्योंकि वहां पे उसको क्या हो रखा है, असाइटिस। असाइटिस के अंदर क्या होता है, स्टमक वाले पेरिटोनियम में पानी बढ़ जाता है, तो लंग्स का जो है वो, जो एब्डोमेन कैविटी का अगर आपको डायमीटर बढ़ जाएगा, तो लंग्स जो प्रॉपर तरीके से एक्सपैंड नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से एक तो वो प्रॉपर तरीके से सांस लेने के लिए क्या करेगा, डीप डीप लंबी सांस लेगा, दूसरा सांस लेने में उसको क्या होगी, प्रॉब्लम्स होगी। इसे हम क्या कहते हैं, कुसुमल रेस्पिरेशन। और क्या देखने को मिलेगा आपको, प्लूरल इफ्यूजन। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, डिस्पनिया।
ये सभी किस वजह से हो रहे हैं? प्लूरल एडिमा की वजह से। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा? टेकिपनिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू। अब देखिए फोर्थ वन सिस्टम कौन सा अफेक्ट होता है अपना? हिमेटोलॉजिकल। साथ साथ में आप देखो मैं जो बोल रहा हूँ ना उसके ऊपर आपको फोकस करना है, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग किसी किसी को समझ में नहीं आ सकती। ठीक है, कुछ स्टूडेंट होंगे जिसको केवल क्लियर हैंडराइटिंग समझ में आने में इजी रहता है। ठीक है, तो बट क्या है कि अब एग्जाम जैसे नियर बाई है, टॉपिक्स अपने पास में, जैसे एमएससी का एग्जाम हुआ है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें पता लगे हैं कि हो सकता है एग्जाम्स इनमें से एग्जाम में एमसीक्यू बनाए। कम से कम आपको 5 to 10 एमसीक्यू तो आपको श्योर इन्हीं टॉपिक में से मिलेंगे आपको। ठीक है, एक बार इन टॉपिक्स को आप अपनी तरफ से भी पढ़ के जाना। तो देखिए हिमेटोलॉजिकल के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? एनीमिया। तो अब देखिए एनीमिया के अंदर क्या होता है? एनीमिया होता क्यों है? ड्यू टू डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करता है? आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब जब एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का लेवल ही क्या हो गया? कम हो गया, आरबीसी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी, और ये क्या लीड कर देगी? एनीमिया को। इसलिए क्या होता है? हमारे एनीमिया होता है, इसलिए आपको क्या करना है? मॉनिटर करना है। एक तो हिमेटोक्रिट का लेवल क्या है, दूसरा इसको ट्रीट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? इपोइटिन नाम से क्या आता है मार्केट में, इंजेक्शन आता है, उसके अंदर क्या रहता है? एरिथ्रोपोइटिन रहता है। ठीक है, आर्टिफिशियल एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स वहाँ पे रहता है जो आरबीसी के मैच्यूरेशन में हेल्प करता है, प्रोडक्शन एंड मैच्यूरेशन। इसके बाद में आप क्या दे सकते हो साथ में? फोलिक एसिड। ठीक है, इसके साथ में आप क्या दे सकते हो? आयरन। आईवी और आईएम दोनों रूट से अपन क्या है? आयरन जो आईवी एंड आईएम। ठीक है, आयरन को हम कभी भी किस किस कौन से रूट में नहीं देते हैं? ओरल रूट के अंदर। आयरन को हम कभी भी ओरल रूट के अंदर अपन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? क्योंकि जो ऐसे अपन क्या रहते हैं, आयरन को स्टमक के अंदर, जो एम्प्टी स्टमक के अंदर अपन देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि एचसीएल की वजह से, ठीक है, एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से अपना आयरन जो है वो इफेक्टिव तरीके से अपने पास में जो अपना एब्जॉर्प्शन होता है। बट कौन सी कंडीशन में नहीं देंगे अपन? सीकेडी वाले कंडीशन के अंदर अपन ओरली अपन वहाँ पे नहीं देंगे, पेरेंटली रूट से अपन यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ओरली अपन देते हैं, कब देते हैं? एम्प्टी स्टमक वगैरह अपन देते हैं, बट सीकेडी वाले पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेट रखते हैं अपन। नेक्स्ट में सिस्टम की बात करूं तो कौन सा हो जाएगा? जीआई सिस्टम। तो जीआई सिस्टम से एमसीक्यू बनने वाला क्या है? एनोरेक्सिया। और साथ में देखो एसिडोसिस होता है इसके अंदर। किडनी फेलियर के अंदर एसिडोसिस होता है, वो कौन सा होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होता है? ड्यू टू इनएबिलिटी टू एक्सक्रिएट पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम का लेवल अगर अपनी बॉडी के अंदर बढ़ेगा तो क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, अब आप तो बोल दोगे कि सर यहाँ पे तो सोडियम का लेवल भी बढ़ रहा है, बट देखो सोडियम का लेवल साथ साथ में वाटर का रिटेंशन भी होता है, इसलिए सोडियम के इतना ज्यादा लेवल नहीं बढ़ता कंपेरेटिवली टू पोटेशियम। ठीक है, सोडियम का साथ में हमेशा वाटर का रिटेंशन करवाता है। अब देखिए सब सिस्टम की बात कर ली, फाइनली अपन किसकी बात करते हैं? किडनी सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखिए सबसे पहले तो देखो यूरिन किस प्रकार का आएगा, ये एमसीक्यू है सारे। तो यूरिन किस प्रकार का आता है ईएसआरडी वाले पेशेंट के अंदर? कैसा आता है? डार्क या फिर स्ट्रो कलर यूरिन। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कंसंट्रेटेड यूरिन। इसके बाद में देखिए हिमेचूरिया भी हो सकता है। इसका में देखिए ओलिगो यूरिया। ओलिगो यूरिया हम कब कहते हैं? जब लेस देन 400 ml यूरिन जो है वो 24 आवर्स के अंदर सिगरेट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? ओलिगो यूरिया। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो क्या होती है? एनयूरिया। एनयूरिया के अंदर क्या होता है? लेस देन 100 ml यूरिन इन 24 आवर्स। इसके बाद में और क्या देखने को मिल सकता है आपको? प्रोटीन यूरिया। ठीक है, प्रोटीन का यहाँ पे एक्सट्रेशन देखने को मिलता है। इसके बाद में देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अपने पास में? 7th नंबर पे क्या आता है? स्किन। स्किन से भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा वही अपन डिस्कस करेंगे, बाकी क्या अपन डिस्कस नहीं करेंगे। ऐसे तो 3 घंटे का टॉपिक होता है अपना क्रोनिक किडनी फेलियर, अगर हम अच्छे से समझेंगे तो। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर अपन समझाएंगे आफ्टर नोट से,
अगर नेक्स्ट नेक्स्ट नोट सेट की अपन जब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर में आपको अच्छे से एक एक चीज समझेंगे अपन लोग। तो देखिए, किडनी के अंदर प्रॉब्लम होगी वो कौन सी होगी? परपुरा। ठीक है, परपुरा। अब परपुरा क्यों होता है? परपुरा होता क्या है? तो परपुरा के अंदर क्या होता है? माइनर ब्रुशिंग टाइप रेसेस ऑन स्किन। ठीक है, छोटे छोटे यहाँ पे स्किन के ऊपर क्या रहेंगे? रेशेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू बनेगा तो वो क्या मिलता है? यूरेमिक फ्रोस्ट। इसके बारे में देखो एमसीक्यू बना हुआ है एम्स के अंदर। तो यूरेमिक फ्रोस्ट को अपन क्यों बनता है यूरेमिक फ्रोस्ट? जब क्या होता है बॉडी के अंदर? सीवियर एजोटेमिया। अब देखो एजोटेमिया के अंदर क्या होता है? इंक्रीज सीवियरली लेवल किसका? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन का लेवल। इन दोनों का लेवल अगर ब्लड के अंदर सीरियसली सीवियरली अगर यहाँ पे ज्यादा अमाउंट के अंदर बढ़ता है तो ये क्या कॉज करता है? यूरेमिक फ्रोस्ट को। नेक्स्ट, स्किन कैसी हो जाएगी? ब्रॉन्ज कलर। पेशेंट की स्किन कैसी हो जाएगी? ब्रॉन्ज कलर की यहाँ पे पेशेंट की स्किन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपना टॉपिक बच गया वो कौन सा? मस्कुलोस्केलेटल। मस्कुलोस्केलेटल क्या देखने को मिलेगा आपको? फ्रैक्चर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, मसल्स वीकनेस वगैरह ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू बनेगा वो क्या बनेगा? इलेक्ट्रोलाइट। कि भाई इलेक्ट्रोलाइट किस प्रकार के देखने को मिलेंगे आपको क्रोनिक किडनी डिजीज के अंदर? तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइपर कैलेमिया। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा आपको? हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया क्यों देखने को मिलेगा? देखिए यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन के अंदर सोडियम रहता है बॉडी के अंदर, बट फ्लूइड ज्यादा एक्यूमुलेशन होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा? हाइपर ग्लाइसीमिया। ओके, और क्या देखने को मिलेगा? हाइपो कैल्सीमिया। ठीक है, विटामिन डी का एक्टिवेशन वगैरह वो सारी प्रोसेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी हमें। तो ये एक टॉपिक क्या हो गया अपना? क्रोनिक किडनी डिजीज। अब देखिए, मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर अपन को एक क्या देखने को मिलेगा? अमोनिया का लेवल अगर बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है जीआई के अंदर, तो आप क्या दे सकते हो? लैक्टुलोज। ठीक है, लैक्टुलोज क्या करेगा? अमोनिया का लेवल को क्या कर देगा? कम कर देगा। ये एमसीक्यू क्या है कि एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। दूसरा क्या देखने को मिलेगा आपको? नेक्स्ट एमसीक्यू देखो मैं आपको बताता हूँ कि जब किडनी फेल होता है तो हमें और क्या क्या एमसीक्यू देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। फर्स्ट वन एमसीक्यू क्या है? अवॉइड एस्पिरिन। एस्पिरिन को जो है वो किडनी फेलियर वाले पेशेंट को कभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एस्पिरिन जो है वो 100% एक्सक्रिएट कहाँ से होती है? किडनी से होती है। अब जब किडनी यहाँ पे फेल हो चुकी है तो एस्पिरिन अगर आपने दी तो क्या हो जाएगा? प्रोलोंग ब्लीडिंग टाइम जो है वो क्या हो जाएगा? प्रोलोंग हो जाएगा पेशेंट के अंदर कोई से कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से। तो एस्पिरिन की क्या हो जाएगी? एक तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, और टॉक्सिसिटी की वजह से क्या हो जाएगा? प्रोलोंग ब्लीडिंग। अब प्रोलोंग ब्लीडिंग देखो दो प्रकार से हो सकती है। ठीक है, एक तो आप एक्यूट ब्लीडिंग हो सकती है, क्रोनिक ब्लीडिंग हो सकती है। क्रोनिक ब्लीडिंग के अंदर आप क्या समझोगे? ठीक है, देखो दो कंडीशन होती है, एक होती है मेलेना, एक होती है हिमेटोकीजिया। मेलेना हम किसको कहेंगे? अपर जीआई ब्लीडिंग। जीआई के अंदर क्या हो रही है? ब्लीडिंग तो हो रही है, मगर कहाँ पे हो रही है? अपर पार्ट के अंदर। हिमेटोकेजिया हमको हमने क्या कहा? लोअर जीआई ब्लीडिंग। हिमेटोकेजिया के अंदर देखो जब लोअर जीआई ब्लीडिंग है तो आपको ब्लड भी कैसा देखने को मिलेगा? फ्रेश रेड ब्लड। और यहाँ पे क्या कैसा आपको ब्लड देखने को मिलेगा? डार्क ब्राउन ब्लड, क्योंकि अपर जीआई ट्रैक्ट के अंदर हुआ है तो नीचे नीचे तक आया तो वो ब्लड का भी क्या होता है? एब्जॉर्प्शन वगैरह होगा। ठीक है, बाकी जो वेस्ट वगैरह जो बचेगा वो स्टूल के साथ में मिक्स होके जो स्टूल आएगा वो कैसा आएगा? डार्क ब्राउन ब्लड। इसे हम क्या कहते हैं? मेलेना। और हिमेटोकेजिया के अंदर क्या होती है? फ्रेश ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है। अब देखिए कंडीशन है कौन सी? हाइपर कैलेमिया। अब आपको हाइपर कैलेमिया को ट्रीट करना है तो इसके बारे में भी बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं। अपन को बस मैं आपको केवल नाम नाम बताऊंगा कि हाइपर कैलेमिया की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा। तो देखो हाइपर कैलेमिया के ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं अपन कि आप इसको ट्रीट कैसे करोगे? तो ट्रीट करने के लिए आपको क्या चाहिए? कैक्जिलेट। कैक्जिलेट के अंदर क्या रहता है? सोडियम
पॉलीस्टायरीन सल्फोनेट, ठीक है, कैक्सिलेट अपन दे सकते हैं। इसके साथ में अगर कैक्सिलेट के साथ में और क्या दे सकते हैं अपन, 25 टू अपन क्या दे सकते हैं 50% क्या दे दोगे पेशेंट को, डेक्सट्रोज दे दोगे, प्लस क्या दोगे आप 8 यूनिट क्या दोगे इंसुलिन। ये मैं आपको क्या क्या बता रहा हूँ, हाइपर कैलेमिया का ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, एग्जाम के अंदर पूछते हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, पोटेशियम शिफ्ट इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर टू वापस इंट्रा सेलुलर के अंदर। अगर आप ये दोनों प्रोसेस अगर फॉलो करोगे तो पोटेशियम जो है वो सेल के जो बाहर पड़ा था वापस वो जो है वो सेल के अंदर चला जाएगा। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, हाइपर कैलेमिया को ट्रीट कर सकते हैं। अब देखिए हाइपर कैलेमिया से आपको क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा। तो देखो ईसीजी के अंदर मेनली एमसीक्यू बनेगा यहाँ से। ईसीजी से क्या होगा, एक तो एसटी सेगमेंट का क्या हो जाएगा, डिप्रेशन और टोल पीक्ड टी वेव, ठीक है। टोल टी वेव से एमसीक्यू बनता है एग्जाम के अंदर कि टोल टी वेव आपको देखने को मिली है कि इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है, तो हाइपर कैलेमिया, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब अगर इनसे भी पोटेशियम का लेवल है वो कम नहीं हुआ तो आप अब क्या दे सकते हो, कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। कैल्शियम ग्लूकोनेट को भी आप क्या कर सकते हो यहाँ पे पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हो, ठीक है। अब जब हाइपर कैलेमिया हो गया है तो आप क्या दोगे, ठीक है, आप डायूरेटिक्स दोगे, बट कौन सी डायूरेटिक नहीं दोगे ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो हाइपर कैलेमिया के अंदर अवॉइड करना है किसको, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स को। अब पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक का क्या मतलब हो गया, ऐसी डायूरेटिक जो क्या करती है, पोटेशियम के लेवल को बढ़ाती है या फिर पोटेशियम को इसे एक्सक्रिएट नहीं करती है, बाकी फ्लूइड को एक्सक्रिएट करती है। तो वो कौन सी होती है, स्पाइरेनोलेक्टोन। तो देखिए एमसीक्यू, अच्छा एमसीक्यू बनेगा यहाँ पे कि देखो फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है और अगर एग्जामिनर ने आपको बोल दिया कि वहां पे हम क्या देंगे, डायूरेटिक्स देंगे, तो कौन सी डायूरेटिक कॉन्ट्राइंडिकेट होगा या फिर आपको एग्जाम में बोल देगा एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट के अंदर आपको क्या नाम मिलेगा, स्पाइरोनोलेक्टोन, क्योंकि स्पाइरोनोलेक्टोन क्या करता है, पोटेशियम का रिटेंशन करवाता है। तो कौन सी दे दोगे आप यहाँ पे, तो देनी कौन सी है, लूप डायूरेटिक। तो लूप डायूरेटिक के अंदर कौन कौन सी आती है, देखिए लेसिक्स, ठीक है, ये सब क्या करती है अपनी, जैसे फ्रूसामाइड वगैरह हो गया, पोटेशियम के लेवल को कम करती है। तो हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अपने सोल्व कर लिए। हाइपर कैलेमिया खुद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस भी सबको पढ़ के जाना, एग्जाम के अंदर एमसीक्यू आएगा 100%, ठीक है। बाकी देखो हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर मैग्नीसीमिया, ठीक है। देखो मैग्नीशियम के अंदर भी आप क्या दे सकते हो, कैल्शियम ग्लूकोनेट आप प्रोवाइड करवा सकते हो, ठीक है। इसके साथ में अगर हाइपर फॉस्फेटेमिया हो रहा है तो आप क्या दे दो, कैल्शियम कार्बोनेट फॉस्फेट बाइंडर्स वगैरह आते हैं जो क्या करते हैं, पोटेशियम के साथ में बाइंड होकर वो क्या कर देते हैं, लेवल कम कर देते हैं। देखिए हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है तो इसका अपोजिट क्या रहता है, फॉस्फेट। अगर कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, वो फॉस्फेट का लेवल जो है बॉडी के अंदर बढ़ावा देखने को मिलता है। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, क्रोनिक किडनी डिजीज। एमसीक्यू बहुत सारे बनते हैं और जब अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। जैसे ये अपना पैटर्न यही रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने एक एमसीक्यू पकड़ा है और उसको सोल्व करा दिया, नेक्स्ट आगे अपन चले गए। बट मेरा ये टारगेट रहता है कि एक एमसीक्यू से आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने एमसीक्यू मैं आपको बना के दे सकूं, ये अपना आरएनसीसी का टारगेट रहता है। ये अपना मेरे पढ़ाने का टारगेट ये रहता है कि कम से कम टाइम के अंदर स्टूडेंट्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मिले। तो वो क्या कर सकता है, देखो इस स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं, ठीक है। स्मार्ट स्टडी ये नहीं है कि आप ऑनलाइन से पढ़ रहे हो, ठीक है, ये इतना इतना सब कुछ आप अलग अलग जगह से पढ़ रहे हो, स्मार्ट स्टडी वो नहीं है। स्मार्ट स्टडी ये है कि अगर आप देखो कम से कम टाइम के अंदर आपको कितना गेन मिल रहा है, ठीक है। मैंने देखो इसी एक पेज जो भी आपको सामने दिख रहा है, इसी एक पेज के अंदर मैंने आपको मोर देन 50 एमसीक्यूज बता दिए, 50 एमसीक्यू मैंने आपको यहाँ पे सोल्व करवा दिया, एग्जाम के अंदर पूछे गए एमसीक्यू है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं है, हो सकता है कि एम्स के अंदर ये नहीं आए हो बट दूसरे एग्जाम्स के अंदर तो आया है, तो हो सकता है कि एम्स भी आगे पूछ ले, है कि नहीं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू अपना देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में आपसे एग्जाम के अंदर पूछा गया था, एमएससी के जिन्होंने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था उसके लिए। बट अपना टारगेट क्या है, नॉर्सेट एग्जाम। तो नॉर्सेट एग्जाम के अंदर एपिलेप्सी से आपको क्या एमसीक्यू बन सकता है, एपिलेप्टिक ड्रग से आपको क्या एमसीक्यू बनता है, ये अपन यहाँ पे समझेंगे। तो देखो ड्रग्स को पढ़ने से पहले आपको क्या है कि सीजर पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको जो है वो ड्रग्स आपको याद होगी, ठीक है। याद होने का मीन्स ये नहीं कि अब मैं आपको रटाना चाहता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ समझाना कि एग्जाम के अंदर आप नहीं भूलोगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टॉपिक क्या रहने वाला है अपना,
सीजर, क्योंकि सीजर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टॉपिक है, एमसीक्यू बनता है सीजर से भी, चाहे नर्सिंग प्रायोरिटी से बनो चाहे डायरेक्ट सीजर का एमसीक्यू बनो, ठीक है। तो सीजर क्या होता है? एबनॉर्मल सडन एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज, कहाँ पे? ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर सडन एबनॉर्मल एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्सचेंज वगैरह हो, एक्टिविटीज हो, इसको हम क्या कहते हैं? सीजर। तो सीजर को हम क्या कहते हैं? एपिलेप्सी भी बोलते हैं। अब देखिए, इस ड्रग्स का जो कंट्रोल करती है उसको हम क्या कहते हैं? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। अभी अपन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, बट ड्रग्स को पढ़ने से पहले देखो एक टॉपिक होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटस एपिलेप्टिकस, ठीक है। टॉपिक क्या है अपना? स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे अपन, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। तो क्या होता है? रैपिड फायरिंग ऑफ स्पाज्म, स्पाज्म किसका? मसल्स का। रैपिड फायरिंग ऑफ स्पाज्म विदाउट इंटरवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। देखो एक सीजर का जो टाइप रहता है उसके अंदर क्या रहता है कि कंप्लीट सीजर के पांचों स्टेज आएंगे, फिर पर्सन कैसा हो जाएगा? कॉन्शियस हो जाएगा, अपना अच्छे से चलता घूमेगा फिरेगा, मजे से रहेगा। बट स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर क्या रहते हैं? यहाँ पे रैपिड फायरिंग, जल्दी जल्दी उसको क्या रहेंगे? सीजर्स आएगी, और वो जो पर्सन है वो फुल्ली कॉन्शियस नहीं हो पाएगा। इसे हमने क्या कहा? स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो और समझ सकते हैं अपन, मोर देन 30 मिनट्स तक ये सीजर का एक ड्यूरेशन रहता है, ठीक। कंटिन्यूसली 30 मिनट्स तक जो पर्सन को सीजन आते हैं, बट सीजर जो पेशेंट जो है वो कंटिन्यू कॉन्शियस नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि मैं कंटिन्यू 30 मिनट तक पेशेंट को सीजर ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। मगर पेशेंट जो है वो कॉन्शियसनेस की स्टेट के अंदर नहीं आ पाता है, उससे पहले ही दूसरा सीजर आता है, इसको हम क्या कहते हैं? स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो देखिए यहाँ से आपको क्या एमसीक्यू मिलेगा? तो देखो ड्रग ऑफ चॉइस पूछते हैं इसकी, कि ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है? बेंजोडाइजेपिन्स। तो देखो बेंजोडाइजेपिन्स एक ग्रुप है, तो बेंजोडाइजेपिन्स के अंदर भी कौन सी? तो आ जाएगी डायजेपाम। एमसीक्यू बहुत बार बना हुआ है, आगे भी आपके बनेगा, तो मुझे मजा आएगा क्योंकि आप लोग आराम से इसको सोल्व करके आ जाओगे, ठीक है। अब क्या होता है सीजर के टाइप्स? तो देखिए सीजर जो है वो दो दो टाइप की होती है, एक होती है जनरलाइज सीजर, एक होती है पार्शियल सीजर। फर्स्ट वन कौन सी होती है? जनरलाइज। सेकेंड वन कौन सी होती है? पार्शियल। शॉर्ट व्यू करेंगे अपन। जनरलाइज सीजर जो है वो ब्रेन के जो दोनों साइड के हेमिस्फेयर को अफेक्ट करती है, और पार्शियल सीजर है वो वन साइड ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। या फिर पार्शियल सीजर अफेक्ट ओनली वन पार्ट ऑफ द ब्रेन, केवल एक पार्ट ही ब्रेन को अफेक्ट करती है, इसको हमने क्या कहा? पार्शियल सीजर। और इसी लाइन से क्या है कि एमसीक्यू बना हुआ है कि डिफरेंस करो दोनों के अंदर, कि पार्शियल और जनरल के अंदर क्या डिफरेंस है। तो जनरल सीजर तो वो क्या है कि ब्रेन के दोनों साइड के हेमिस्फेयर को अफेक्ट करता है, बट पार्शियल सीजर जो है वो ब्रेन की किसी एक लोब के अंदर खराबी की वजह से पार्शियल सीजर देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट देखिए, जनरलाइज सीजर के अंदर कुछ स्टेजेस होती है, इन स्टेज को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट वन स्टेज कौन सी होती है? टोनिक क्लोनिक, ठीक है। टोनिक क्लोनिक, ठीक है। अब टोनिक क्लोनिक से पहले पेशेंट को क्या होता है? ओरा। ओरा के अंदर क्या होता है? पेशेंट को स्मेल आती है किसी प्रकार की, ठीक है। ओरा या फिर वार्निंग साइन, ओरा को अपन क्या कहते हैं? वार्निंग साइन, ठीक है। टोनिक क्लोनिक स्टेज के शुरू होने से पहले एक स्टेज होती है जो केवल पेशेंट को ही फील होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ओरा स्टेज, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं? वार्निंग टाइम, कि हाँ उसको आगे जाके क्या आ सकता है? सीजर आ सकता है, ठीक है। तो देखो टोनिक क्लोनिक फेज के बारे में बात मैं पूछ रहा हूँ, तो इसको हम ऑल्सो नोन एज ग्रैंड मैल सीजर, ठीक है। आपको पूछेंगे एग्जाम के अंदर कि ग्रैंड मैल सीजर किसको कहते हैं, तो ऐसी सीजर जिसके अंदर टोनिक फेज एंड क्लोनिक फेज दोनों आती है, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रैंड मैल सीजर। अब देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे टोनिक फेज के बारे में। तो टोनिक फेज के अंदर बॉडी के अंदर क्या रहती है? टोन बढ़ जाती है मसल्स की, ठीक है। तो ये कितने टाइम तक रहती है? 10 to 20 सेकेंड्स तक रहती है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यहाँ पे देखने को मिलता है। पेशेंट की बॉडी कैसी रहती है? स्टिफ हो जाती है,
कौन सी स्टेज के अंदर? टोनिक स्टेज के अंदर। सेकंड में बात करता हूँ किसकी? क्लोनिक फेज के अंदर। तो क्लोनिक फेज जो है वो मोर देन 30 सेकंड तक यहाँ पे देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर, और पेशेंट के अंदर क्या रहता है? जर्किंग मूवमेंट। ठीक है, क्लोनस का मतलब क्या होता है? ताने आना पेशेंट को। तो ऐसा नहीं है कि भाई सीजर के अंदर बस ताने आ गए तो वो क्लोनिक होगी। सीजर के अंदर सबसे पहले क्या होता है? टोन बढ़ती है बॉडी की, फिर क्या आता है? क्लोनिक स्टेज। अगर अपन इसको और अपन अंदर खोल के पढ़े तो फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? ओरा स्टेज, उसके बाद में टोनिक स्टेज, फिर आती है क्लोनिक स्टेज। बट टाइम कम है तो मैं आपको मिक्स करके इनको बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अब देखिए क्लोनिक फेज के अंदर क्या जर्किंग मूवमेंट होता है, तो यहाँ पे क्या रहता है अपना टंग बाइटिंग की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे ध्यान रखना है पेशेंट का एयरवे को। आपको क्या करना है? आफ्टर द स्टेज ड्यूरिंग सीजर आपको कुछ नहीं करना, बस आपको सीजर के पैटर्न को आपको नोट करना है। एमसीक्यू बना हुआ है कि एक पेशेंट है जिसको सीजर आ रही है, आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है? पैटर्न को नोट करना है। आफ्टर सीजर इमीडिएटली उसको लेटरल पोजीशन देनी है और उसका एयरवे क्या करना है? पेटेंट करना है। ठीक है, एमसीक्यू बनता है। इसके बाद में इसका सेकंड टाइप कौन सा है? यह है एब्सेंस सीजर। एब्सेंस सीजर है वो लास्ट फ्यू सेकंड्स तक है वो पेशेंट को आता है और पेशेंट को पता भी नहीं लगता है कि उसको सीजर आया है। ठीक है, तो इसके अंदर पेशेंट जो है अपनी नो एलओसी, पेशेंट अपनी कॉन्शियसनेस को लॉस नहीं करता है। ठीक है, एब्सेंस सीजर का दूसरा नाम क्या है? पेटिट माल सीजर। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब देखिए यहां से आपको क्या एमसीक्यू मिलेगा? इसके आपको ड्रग ऑफ चॉइस पूछते हैं, तो वो क्या होता है? कार्बामाजेपाइन। एमसीक्यू बना हुआ है एम्स के अंदर, नोरसेट का एमसीक्यू है कि एब्सेंस सीजर या फिर पेटिट माल सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो क्या है? कार्बामाजेपाइन। और देखिए यहां से दूसरा एमसीक्यू क्या आएगा कि एब्सेंस सीजर सबसे ज्यादा होती किसमें है? तो चिल्ड्रंस के अंदर। चिल्ड्रंस के अंदर जो है वो एब्सेंस सीजर या फिर पेटिट माल सीजर देखने को मिलती है। इसके बाद में और क्या स्टेज देखने को मिलती है आपको? मायोक्लोनिक स्टेज। तो मायो मीन्स क्या होती है? मसल्स, एंड क्लोनिक का मतलब तो मैंने आपको बताया था क्या होता है? जर्किंग मूवमेंट। तो मसल्स के अंदर भी यहाँ पे क्या हो रहा है? जर्किंग मूवमेंट इंक्रीज होता है। ठीक है, इसके बाद में क्लाइंट जो है वो जमीन पे भी क्या रहता है कि गिर सकता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद का स्टेज है वो कौन सा होता है? एटोनिक, कि भाई बिना टोन के यहाँ पे पेशेंट को क्या हो रहे हैं? सीजर्स वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, इस स्टेज के अंदर जो पेशेंट है वो ज्यादा टाइम के ज्यादा रिस्क होती है ग्राउंड के अंदर गिरने की, क्योंकि यहाँ पे जो वो मसल्स की टोन है वो यहाँ पे सडन मोमेंट्री लॉस। ठीक है, अपनी बॉडी का जो मोमेंटम रहता है वो सडन लॉस हो जाता है और जो पेशेंट है वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? एटोनिक सीजर। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा मैंने आपको टाइप बताया था वो क्या था? पेटिट माल सीजर। सॉरी, पेटिट माल तो मैंने आपको पढ़ा दिया। कौन सा टाइप था? पार्शियल सीजर। ठीक है, पार्शियल सीजर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये किसको अफेक्ट करता है? वन पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, ओनली एक पार्ट ऑफ ब्रेन को यहाँ पे क्या होता है? अफेक्ट देखने को मिलता है। इसको हमने क्या कहा? पार्शियल सीजर। अब देखो पार्शियल सीजर को ऑल्सो नोन एज हम क्या कहते हैं? फोकल ऑनसेट सीजर। तो देखो फोकल ऑनसेट सीजर आपको पूछ ले एग्जाम के अंदर या फिर पूछ ले आपसे क्या? पार्शियल सीजर, दोनों ही एक ही चीज है। पार्शियल सीजर भी देखो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप कौन सा होता है? सिंपल पार्शियल। सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स पार्शियल। देखो सिंपल पार्शियल में क्या है? केवल जो लोकलाइज्ड मोटर सेंसरी सिम्टम्स आते हैं पेशेंट के अंदर और किसी प्रकार का लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं देखने को मिलता है। बट कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर के अंदर क्या देखने को मिलता है? अल्टर्ड बिहेवियरल पैटर्न। ठीक है, पेशेंट का जो बिहेवियरल पैटर्न है वो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? अल्टर देखने को मिलता है। ठीक है, किसके अंदर? कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर के अंदर। अब जो है मेन पार्ट आता है वो क्या है? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। क्या काम करती है? डिक्रीज एबनॉर्मल न्यूरोनल डिस्चार्ज। ठीक है, जो अबनॉर्मल जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आई थी उनको ये क्या करती है? डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और सीजर्स के स्प्रेड को भी क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। तो फर्स्ट ड्रग कौन सी आती है जिससे आपके एमसीक्यू बनते हैं? तो कौन सी है? हाइडेंटोइंस ग्रुप की ड्रग्स।
कौन सी ड्रग हो सकती है इसके अंदर? फिनेटोइन। कौन सी ड्रग होती है? फिनेटोइन। तो देखिए क्या एमसीक्यू बनेगा इससे, किसके ट्रीटमेंट में काम आता है? सबसे पहले एमसीक्यू तो ये आएगा, तो ये दोनों कौन सी? पार्शियल सीजर और जनरलाइज सीजर, दोनों के अंदर ही काम आती है, और टोनिक एंड क्लोनिक सीजर के अंदर भी काम आती है। ठीक है, तो जब मैंने इनके मेजर डिवाइडेशन को ही लिख दिया तो टोनिक क्लोनिक लिखने की नीड नहीं होती है, क्योंकि आपको अच्छे से मैंने समझा दिया है टोनिक क्या होता है, क्लोनिक क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इसके क्या होते हैं, इसका एक और यूज होता है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि डिसरिथमिया को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग देते हैं? डिसरिथमिया। ठीक है, ऐसी ड्रग जो डिसरिथमिया को भी ट्रीट करती है तो वो कौन सी है? फिनेटोइन। अब एमसीक्यू क्या बनता है इसके, देखो साइड इफेक्ट से, साइड इफेक्ट से मेनली इसके एमसीक्यू बनेंगे। तो देखो साइड इफेक्ट आपको समझने के लिए एक मिनोमिक होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? H7। ठीक है, ऐसे सात साइड इफेक्ट जो कहाँ से शुरू होते हैं? H लेटर से, H वर्ड से। तो देखिए सबसे पहले तो हाइपरट्रोफी ऑफ गम्स। ठीक है, अपने जो मसूड़े होते हैं मुंह के अंदर उनकी क्या रहती है? हाइपरट्रोफी रहती है, गम ब्लीड भी देखने को मिलता है। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा आपको? हिरसुटिज्म, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ। पेशेंट के अंदर जो वो क्या है, अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो जाएगी फीमेल्स के अंदर भी, तो इसको हम क्या कहते हैं? हिरसुटिज्म। इसके बाद में क्या होता है? हाइपर ग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। इसके बाद में क्या होगा? हाइपो कैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल भी क्या करती है? डिक्रीज करती है। इसके बाद में हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, स्किन रैशेज वगैरह, प्लूराइटिस वगैरह ये कॉज कर सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है? हेडेक। इसके बाद में और क्या देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर? नेस्टिगमस देखने को मिलता है। ठीक है, और एलोपी से देखने को मिलता है, डिक्रीज प्लेटिलेट काउंट देखने को मिलता है, डब्ल्यूबीसी काउंट डिक्रीज देखने को मिलता है, और यहाँ पे विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन भी कम देखने को मिलता है। विटामिन B12 डिक्रीज, डिक्रीज डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटिलेट्स एंड नेस्टिगमस। ठीक है, अब देखिए और क्या आपको याद रखना है, अगर आप फिनेटोइन का इंजेक्शन लगाते हो तो आपको कैसे देना है? स्लो देना है। स्लो क्यों देना है? टू प्रिवेंट किसको? हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए आपको फेनोटोनिन का इंजेक्शन हमेशा किस प्रकार से देना है? स्लो देना है। और अगर आपने फास्ट दिया तो एक तो हाइपरटेंशन होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? कार्डियक प्रॉब्लम्स यहाँ पे पेशेंट को देखने को मिलेगी। दूसरा आपको क्या करना है, अगर फिनेटोइन चल रहा है पेशेंट के अंदर, ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या हो सकता है? मॉनिटर करना है इसके लेवल को। तो एमसीक्यू क्या बनता है? नॉर्मल फिनेटोइन लेवल। नॉर्मल फिनेटोइन लेवल कितना होता है? तो 10 to 20 माइक्रोग्राम पर ml क्या रहता है? नॉर्मल फिनेटोइन लेवल। इसके बाद में आपको ये जो टॉक्सिसिटी के साइंस है इनको भी आपको क्या करना है? अ, ध्यान में रखना है कि भाई टॉक्सिसिटी हुई तो नहीं है। सेकंड ड्रग की मैं बात करूं तो वो कौन सी है? बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन्स के अंदर अपन किसको ट्रीट करने में काम आती है? तो एब्सेंस सीजर। मैंने आपको अभी बताया था किसके अंदर होती है? चाइल्ड्स के अंदर। सी से चाइल्ड, सी से कार्बामाजेपाइन। ठीक है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ स्टेटस, एस्थमेटिकस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? डायजेपाम। ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या दे सकते हो? लोराजेपाम। ठीक है, इसके बाद में क्या आती है? वेल्पोरेट। वेल्पोरेट को भी अपन एज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या रहता है? वेल्पोरिक एसिड। और क्या रहता है दूसरा यहाँ पे? डी वेल्पोरेक्स सोडियम। तो ठीक है, मेनली ये ड्रग्स अपने एंटी कन्वल्जेंट के अंदर काम में आती है। साइड इफेक्ट की बात करें तो क्या होगा इससे?
नोजिया, वोमिटिंग, सेडेशन, ड्राउजीनेस, और एक इंपॉर्टेंट जिससे एमसीक्यू बनेगा वो क्या होगा, पेनक्रियाटाइटिस। ठीक है, ऐसी कौन सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो पेनक्रियाटाइटिस कॉज करवा सकती है, कौन सी है, सोडियम वेलपोरेट। देखिए ये तो हो गया अपना क्या, एंटी एपिलेप्टिक। दूसरी इसी के सिमिलर एक ड्रग कैटेगरी और होती है, वो कौन सी होती है, सीएनएस स्टिमुलेंट। सीएनएस स्टिमुलेंट के अंदर क्या आता है, एम्फेटामाइन एंड कैफीन, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, मैथिल मैथिल फेनिडेट। ये किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, एडीएचडी की। एमसीक्यू आया था ये भी आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, एडीएचडी वाला अटेंशन डिफिसिट हाइपरट्रोफिक जो डिसऑर्डर्स वगैरह होती है बच्चे के अंदर, तो इसकी वजह से अपन क्या दे सकते हैं पेशेंट को, मैथिल फेनिडेट। ये क्या करेगी, सीएनएस का क्या करेगी, स्टिमुलेंट कर देगी। ठीक है, एम्फेटामाइन सल्फेट वगैरह इस प्रकार से काम में आती है। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज का अपना ये वाला टॉपिक भी अपन यहीं पे कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ कि आपके आज का जो टॉपिक है वो भी काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपन ने क्वेश्चंस देखे हैं आज के एग्जाम के अंदर, सॉरी आज के लेक्चर के अंदर। मोर देन मैंने आपको 100 एमसीक्यूज मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं। अगर आप वन बाय वन अगर मेरा वीडियो देखोगे आराम से, और अगर आप नोट डाउन करोगे तो आप 100 लाइन्स आपको ऐसी मिल जाएगी जिसके अंदर डायरेक्ट आपको एमसीक्यूज आए हुए देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। मैंने बताया हर लाइन के अंदर मैंने आपको एमसीक्यूज बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। कमेंट क्यों नहीं करते यारो आप लोग, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। कमेंट किया करो प्लीज़, कमेंट करोगे तो मुझे पता लगेगा कि भाई मैंने किस प्रकार से आपको पढ़ाया है। अगर मैंने आपको अच्छा नहीं पढ़ाया तो आप वैसा कमेंट कीजिए। अगर मैंने आपको थोड़ा अच्छा पढ़ाया है तो कम से कम थोड़ा बहुत अप्रिशिएशन तो आप मुझे दे सकते हो। ठीक है, अगर मेरी ये क्लासेस की वजह से अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपके लिए कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपके केवल पॉजिटिव कमेंट चाहिए। ठीक है, कि मैंने किस प्रकार से पढ़ाया है। ठीक है, राइटिंग के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि देखो इतना सारा टॉपिक जल्दी से जल्दी कवर अप करने के लिए राइटिंग मैं इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ किसको, मेरे यहाँ पे टॉपिक को। ठीक है, क्योंकि आप सभी को जो है वो हेडफोन्स लगा के सुनते हो, तो उससे क्या होगा कि जब मैं लिखता हूँ और आप सुनोगे ना, तो जो वर्ड मैंने लिखा वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप म्यूट करके चलाओगे। ठीक है, तो वो आई थिंक अभी अपन इसको मैटर इसको अपन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं समझेंगे। क्वेश्चंस अपने को जितने ज़्यादा मिले, क्योंकि देखो मैं अगर धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आपको, उससे क्या होगा कि क्वेश्चंस कम लिख पाऊंगा मैं और टाइम हो जाएगा पूरा। देखो 50 मिनट का वीडियो हुआ और मैंने आपको मोर देन 100 एमसीक्यूज आपको सोल्व करवा दिए। ठीक है, केवल कुछ लाइक अपने 5 से 7 टॉपिक सोल्व किए, उसके अंदर मैंने आपको 100 एमसीक्यूज बता दिए इन टॉपिक्स के से। तो अब इन टॉपिक्स में से आपकी एक भी एमसीक्यू गलत नहीं होना चाहिए, और गलत नहीं होगा, मेरी यही आशा आप सभी के साथ में। तो ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, जो क्या रहेगा, फाइनल सेशन रहेगा एम्स का और अपने नोटसेट वाली अपन यूट्यूब क्लासेस का। ठीक है, वो जो क्या रहेगा, कल की क्लासेस, कल की क्लास लास्ट क्लास रहेगी। उसके बाद में हम आपको क्या करेंगे, एकदम रिलैक्स रखेंगे, आराम से आप अपने पेपर दीजिए, अपना जो रिजल्ट हमें क्वेश्चन पेपर्स हमें बताइए, उसकी भी हम क्या करेंगे, आंसर की वगैरह बना के आप सभी के पास में एज अर्ली एज पॉसिबल पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर दो एग्जाम को। थैंक यू।